तो हेलो दोस्तों, मैं पवन डावर असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीडब्ल्यूडी से पुनः उपस्थित हुआ एक नवीन वीडियो के साथ में। और आज हम बात करेंगे व्यापम के थ्रू जो समूह 2 उप समूह 4 की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के थ्रू वैकेंसीज निकली है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा कि समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत सहायक सम परीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निरीक्षक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती निकली हुई है। इसमें साथ ही इसमें भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी पद हेतु भी वैकेंसीज निकली हुई है। इसके संबंध में हम बात कर लेते हैं। जो एग्ज़ाम होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि यदि हम देखें तो आवेदन पत्र कब तक आपको प्रारंभ आवेदन पत्र जो भरने की प्रारंभ तिथि क्या है वो 5 जनवरी 2023 है। आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो क्या है 19 जनवरी 2023 है। आप देख सकते हैं कुल 15 दिनों के लिए तक ये आवेदन खुले हुए हैं। 5 जनवरी 2023 से आवेदन पत्र प्रारंभ होंगे और अंतिम तिथि होगी 19 जनवरी 2023 तक। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि है 5 जनवरी 2023 से और अंतिम है 24 जनवरी 2023 तक है आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि। परीक्षा का दिनांक एवं दिन, तो परीक्षा जो प्रारंभ होगी वो होगी 15 मार्च 2023 से प्रारंभ होगी। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से तारीख को कौन सा दिन आ रहा है उस दिन। तो परीक्षा की दिनांक हमें पता चल गया है कि 15 जनवरी 2023 को प्रारंभ होगी। आगे देखिए परीक्षा शुल्क है, जिसमें अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो परीक्षा शुल्क है वो 500 रुपये है और ST SC OBC तथा अन्य दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए 250 रुपये परीक्षा फीस रखी है। ये तो थी हमारी सीधी भर्ती या संविदा पद भर्ती के लिए था। लेकिन जो बैकलॉग भर्ती है, सीधी भर्ती जो बैकलॉग में, उसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, वो ST SC OBC के लिए है। आगे देखें, जो हमें आवेदन करना है वो ऑनलाइन आवेदन करना है, या तो कियोस्क के माध्यम से कर सकते हैं या फिर आप MP ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं। जब आप MP ऑनलाइन के पोर्टल से करेंगे तो आपको जो पोर्टल का जो शुल्क देना है वो 60 रुपये देय होगा, तथा अगर आप इसमें कुछ अतिरिक्त सुधार करते हैं तो उसका अलग चार्जेस है। अब आगे देख लेते हैं हम ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के समय सारणी के बारे में देखें तो परीक्षा हम पहले चुके हैं कि जो परीक्षा कब से प्रारंभ है वो 15 मार्च 2023 से प्रारंभ है। इसमें 2 पालियां हैं। प्रथम पाली जो स्टार्ट होगी वो 7 बजे से 8 बजे के बीच में रिपोर्टिंग टाइम है और जो परीक्षा का समय है वो 8 बजे 8:30 8:50 से 9 बजे तक तो आपको निर्देश पढ़ना 10 मिनट पहले, और 9 बजे से 12 बजे के बीच में जो आपकी एग्ज़ाम होगी, कुल 3 घंटे की आपकी एग्ज़ाम होगी। तो आपने देख लिया होगा कि रिपोर्टिंग टाइम है 15 मार्च 2023 को 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपको रिपोर्टिंग करना है और आपको महत्वपूर्ण निर्देश 10 मिनट में पढ़ना है 8:50 से 9 बजे तक। जो आपको एग्ज़ाम का पेपर ऑनलाइन होगा तो आपकी वेबसाइट्स पे खुल जाएगा लॉगिन करके। उसके बाद आपके 9 बजे से 12 बजे के बीच कुल 3 घंटे की आपकी एग्ज़ाम होगी। अगर हम द्वितीय पाली की बात करें, प्रथम पाली थी, द्वितीय पाली, तो द्वितीय पाली की जो स्टार्ट होगी रिपोर्टिंग टाइम वो 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में, और आपको निर्देश पढ़ना है 2:20 से 2:30 के बीच। आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा निर्देश पढ़ने का, और 2:30 से आपके 5 साढ़े 5 बजे तक आपकी एग्ज़ाम का टाइम है, या यूँ कहें कुल 3 घंटे की आपकी एग्ज़ाम होगी 2:30 टू 5:30 के बीच में। तो आपने देख ही लिया होगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई है, उसके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे तथा उसकी अंतिम तिथि क्या है, सुधार क्या है, उसकी फ़ीस कितनी लगेगी और एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम का रिपोर्टिंग टाइम क्या है वहाँ पे, और निर्देश पढ़ने का टाइम क्या है, और एग्ज़ाम कितने बजे स्टार्ट होगी और कितने घंटे की होगी। आगे देखें आप स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं हम। कुछ दे रखे हैं कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य। अतः जिन भी विद्यार्थियों के पास आधार पंजीयन नहीं है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, अतः जिनके पास आधार पंजीयन नहीं है वो कृपया अपना आधार का पंजीयन करवा लें। सेकंड नंबर पे देखिए, मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फोटो कॉपी ले जाते हैं और उनको एग्ज़ाम देने से रोक दिया जाता है। तो अब ध्यान दें कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए तो आपको कुछ मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लेके जाना, मतलब आपका ID कार्ड ले जाना जिससे आपकी पहचान हो सके, हाँ आप ही हैं। तो इसके अंतर्गत जो आपके हैं पहचान पत्र में क्या क्या आपका जो तो क्या है, मतदाता पहचान पत्र एक तो आता है आपका, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट। इनमें से कोई भी हो उसको एक को ले जाए, लेकिन ओरिजिनल कॉपी ले जाए, फोटो कॉपी ना ले जाए। आगे देखें, UID
के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य किया जाएगा। यदि आपका जो आधार कार्ड है, अगर आप ई आधार ले जाता है तो आपका यूआईडी जो आधार कार्ड की वेबसाइट है, वहाँ से आपको इसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे सत्यापित होता है तो उसके बाद ही वो मान्य होगा, नहीं तो नहीं मान्य होगा। थर्ड पे देखिए, अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, आधार वीआईडी की जानकारी लाना अनिवार्य है। आगे देखिए परीक्षा, फोर्थ नंबर पे, परीक्षा में प्रवेश के समय में परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। अतः जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक में आपको पता है कि आधार अगर आपका लॉक होगा तो आपका बायोमेट्रिक नहीं लेगा, इसीलिए आपके जो आधार है उसको अनलॉक करवाएं, ताकि जब भी आप बायोमेट्रिक में आपका वेरिफिकेशन होगा तो वो आपको मान्य करें, अन्यथा आपको एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा। फिफ्थ नंबर पे यदि हम देखें तो परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। तो आपको एग्जाम में जो रिपोर्टिंग टाइम दे दिया गया है उस रिपोर्टिंग टाइम पे आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएं। अगर उसके बाद आप पहुंचते हैं तो हो सकता है आपको प्रवेश से रोक दिया जाए। 6 नंबर पे देखें, परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। कहीं कहीं पे देखा है कि इनके अतिरिक्त भी आपको जो शूज़ पहन के जाते हैं तो आपको शूज़ निकलवा देते हैं, तो वो डिपेंड करता है एग्ज़ाम सेंटर में जो भी उसका इंचार्ज है, इसलिए आप बेटर होगा कि आप स्लीपर्स पहन के जाएं और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या स्मार्ट वॉच या अन्य वॉच पहन के ना जाएं। 7th पे देखें, ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः इसलिए कि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसकी आप कॉपी प्रिंट आउट निकाल लें, क्योंकि जब आपको आधार डाउनलोड कर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा तो आपका वो एप्लीकेशन नंबर अवश्य लगेगा। परीक्षा 8th पे देखिए, परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। तो आपको एक काला बॉल पॉइंट लेके जाना है, काले कलर का, मतलब जिसकी साई ब्लैक हो, ब्लैक पेन, बॉल पेन, तथा साथ में आपको क्या क्या ले जाना, आपको आपका प्रवेश पत्र या यूँ कहे कि एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। इसके बाद हम आगे देख लें 9th नंबर पे कि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है। तो 3 घंटे का जो आपका पेपर है तो उससे पूर्व आपको ना तो छोड़ा जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखें कि आपको 3 घंटे एग्जाम हॉल में बैठना है। 10th पे देखिए, आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। अतः आप ध्यान रखें, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो व्यापम के द्वारा नहीं किए जाएंगे, वो वेरिफिकेशन जो भी आपको जो सिलेक्शन होने के बाद जो डिपार्टमेंट मिलेगा वहाँ से किया जाएगा, डिपार्टमेंट के द्वारा। 11 उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। अतः आपके जो रोजगार कार्यालय है उसमें आपका पंजीयन अनिवार्य है। अतः जिन भी साथियों का पंजीयन रिन्यू है होना है वो रिन्यू करवा ले, क्योंकि एंड टाइम पे बहुत दिक्कतें आती है। 12th पे देखें, मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जाति जिसमें बेगा है, सहरिया है तथा भारिया है, उनके लिए क्या है कि जो अकार्यपालिक पद है उनमें उनको व्यापम पे डायरेक्ट अपने जो प्रोफार्मा दे रखा है उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल के फिल करके जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट है उनको उसके साथ में अटैच करके संबंधित विभाग को, जिस पद के लिए वो आवेदन कर रहे हैं वहाँ पे उनको भेजना है, न कि उसको व्यापम में देना है, क्योंकि जो बेगा, सहरिया तथा भारिया की जो विशेष अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनको एग्जाम से छूट दी गई है अकार्यपालिक पदों के लिए। 12th नंबर पे 13 पे देखें हम, विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में यदि विभाग के पद कार्यपालिक है तो वहाँ पे जो बेगा है, सहरिया है तथा भारिया जनजाति है, इनको भी एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है तथा एग्जाम देना, उसी के आधार पे उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन जो अकार्यपालिक पद है उन पे उनका सिलेक्शन डायरेक्ट हो जाएगा। उनको जो आवेदन का प्रोफार्मा दे उसको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है, फिल करना है तथा डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके भेजना है संबंधित विभाग को। तो अब हम आगे देखेंगे, तो हम आगे देखते हैं नियम एवं निर्देश विषय सूची। जो जानकारी कुछ दे रखी है, कौन कौन से प्रश्न पे किससे संबंधित जानकारी देखिए। तो प्रश्न क्रमांक आप देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक हमारे पास 4 से 92 तक हमारे संबंधित पदों के संबंध में जानकारी दे रखी है, आरक्षण पद्धति क्या होगी। और पेज नंबर 93 से 117 के बीच में पटवारी से संबंधित पदों के बारे में जानकारी तथा अन्य संबंधित दे रखा है। और पेज नंबर 118 से 134 के बीच में देखें तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा संचालन संबंधित नियमावली दे रखी है।
और पेज नंबर 135 पे देखें तो परीक्षा का पाठ्यक्रम दे रखा है। तो अगर जिस बात कोई पाठ्यक्रम देखना पेज नंबर 135 पे देख सकता है, जो रूल्स बुक है। पेज नंबर 136 पे अगर हम देखें तो ऑनलाइन आवेदन संबंधित फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वलिपि का पत्रक दे रखा है, एक प्रोफार्मा दे रखा है। उसको डाउनलोड करना है, उसमें जानकारी आपको फोटो चिपकाना है, हस्ताक्षर करना है तथा आपको कुछ लाइन लिखनी है स्वयं से। पेज नंबर 137 पे देखें तो यात्रा देयक तथा बैंक विवरण संबंधित जानकारी दे रखी है। पेज नंबर 138 पे देखें तो मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे बेगा, सहरिया, भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र दे रखा है। अब मैं इसके बाद देखते हैं ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए समूह 2 उप समूह 4 जो समूह है। प्रश्न पत्र की संख्या क्या होगी? सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसके कुल अंक होंगे 200 मार्क्स का होंगे और जिसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए आपका होगा वो सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य गणित का होगा, जिससे कुल 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और पार्ट बी या ब में कहें तो सामान्य ज्ञान रहेगा, हम सामान्य अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता तथा सामान्य प्रबंधन रहेगा। इससे भी कुल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल जो मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स हैं और एक ही क्वेश्चन पेपर है जिसके 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर हम इसमें एज देखें तो जो खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए कितना है? 18 to 40 ईयर्स। और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट्स है उनके लिए कितना है? 18 to 45 ईयर्स। और अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। अगर यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स कुछ लिखा है कि सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। पहले भी आया था तो आपका जो रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना जरूरी है, अतः उसका विशेष ध्यान दें। जिन साथियों का भी नहीं है वो रोजगार कार्यालय में अपना जीवित पंजीयन करवा लें। ऑनलाइन भी होता है, रोजगार कार्यालय की वेबसाइट से जाए और वहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखें आरक्षण क्या रहेगा। तो मध्य प्रदेश सरकार में जो रिजर्वेशन का वो जो एसटी का जो रिजर्वेशन है वो 20% है। हाँ, एससी का रिजर्वेशन है वो 16% है। ओबीसी का जो रिजर्वेशन दे रखा 27% है और ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन दे रखा वो 10% का रिजर्वेशन दे रखा है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन 27% का है ये अभी कोर्ट में चल रहा है। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा कुछ इशू हो सकता है कि उनको 14% देना है कि टोटल 27% देना है, ये उस पर डिपेंड करेगा। आगे देखिए अपन कुछ संविदा कर्मी हैं उनके लिए भी कुछ नियम दे रखा है कि जो संविदा कर्मचारी है उनके लिए 20% जो पद है वो रिजर्व है। संविदा कर्मचारियों को 20% पद जो है उनके लिए रिजर्व्ड है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि कम से कम उन्होंने 5 ईयर्स का नौकरी कर ली हो। कितने? आवेदक न्यूनतम 5 वर्ष तक संविदा अवधि पर नियुक्त रह चुका हो। लगातार अगर उसने कुछ समय किया और छोड़ दी तो टोटल 5 ईयर्स का होना चाहिए। इसके बाद यदि हम उसमें देखें कि जो सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी की बात है तो आप सभी को पता है कि सैलरी का जो है 2019 में एक नियम बना था, उसके अनुसार जो प्रथम वर्ष जो सैलरी मिलती है वो 70% मिलेगी आपको, आपकी टोटल सैलरी का जो बन रही है। द्वितीय वर्ष में आपको 80% मिलेगी तो तृतीय वर्ष में आपको 90% सैलरी मिलेगी। इसके बाद जो क्योंकि 3 वर्ष की आपकी परीक्षा अवधि होगी, परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक कंप्लीट होने के बाद आपको वेतन पूरा दिया जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। आगे देखें हम विभागवार रिक्त पदों का विवरण। सीधी भर्ती हम संविदा के रिक्त पदों की बात करें, विभागवार हम देखें तो सीधी भर्ती आप देख सकते हैं तो सीधी भर्ती के अनारक्षित श्रेणी के कितने 1161 पद है। ईडब्ल्यूएस के हैं 251 पद है। एससी कैटेगरी के लिए 417 पद है। एसटी के लिए 648 पद है तथा ओबीसी के लिए 748 पद है। तो कुल मिला के जो सीधी भर्ती के जो पद है वो है 3225 पद है। इसमें संविदा के देखें तो इसमें संविदा के अनारक्षित श्रेणी आगे जनरल के लिए 26 पद है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद है। एससी के लिए 12 पद है, एसटी के लिए 15 पद है तथा ओबीसी के लिए 21 पद है। तो टोटल यूँ कहे तो 80 पद है। सीधी भर्ती के 3225 तथा संविदा के 80 पद है। इसके बाद देखिए सीधी भर्ती बैकलॉग के रिक्त पद। अब बैकलॉग के रिक्त पदों की हम बात करें तो बैकलॉग में अनारक्षित तथा ईडब्ल्यूएस के पद कोई नहीं आते, इसमें सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के आते हैं। तो यहाँ पे एससी के देखें तो 89 पोस्ट है,
एसटी के देखें तो 111 है तथा ओबीसी के देखें तो 50 पद है। कुल मिला के कहें तो ये 250 पोस्ट है। तो अगर इन सबको अगर मिला दें हम तीनों को तो 3,225 प्लस 80 प्लस 250, तो ये मिला के हम ये मान के चले कि हम 3500 के लगभग ही हमारे पद हो जाते हैं। तो टोटल जो वैकेंसीज निकली है समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत, तो 3500 के समथिंग कुछ सीटें निकली हुई है। इसमें अभी पटवारी के पोस्ट काउंटेड नहीं है, तो पटवारी के हम आगे देखेंगे। देख सकते हैं पटवारी चयन परीक्षा 2022 हेतु चयन संबंधित नियम निर्देश। वेतनमान जो पटवारी को मिलता है वो 5,200 से 20,200 के बीच में, और उसका जो ग्रेड पे है वो 2100 का है। पटवारी के लिए जो अर्हता है वो कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से, और सीपीसीटी का स्कोर कार्ड यदि है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उनको जो 3 वर्ष के अंदर जो परीक्षा अवधि होती है 3 वर्ष की, आपको सभी को पता है, उसके अंदर उनको सीपीसीटी की एग्जाम उत्तीर्ण करना है। जो सैलरी मिलेगी वो वही मिलेगी 70%, 80% तथा 90%। यदि हम देखें तो स्पष्ट आप सभी को है कि आवेदक का क्या होना चाहिए, जीवित पंजीयन रोजगार कार्यालय में होना चाहिए। इसके बाद देखिए जो आरक्षण का शब्द है तो पटवारी का पद कौन सा है, पटवारी का पद जिला स्तरीय संवर्ग पद है। तो आपको जब भी आप आवेदन करेंगे तो आपको जिले वाइज आपको प्रेफरेंस देना है कि पहले आपको कौन सा जिले में होना। अतः जिला स्तर पर लागू पदों का आरक्षण एवं रोस्टर का पालन चयन प्रक्रिया के दौरान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। जिलेवार जो आरक्षण है और रोस्टर सिस्टम है उसके आधार आपको पद आपके रिजर्व्ड होंगे। पटवारी चयन परीक्षा 2022 के चयन संबंधित नियम तथा निर्देश यदि हम कुछ देखें तो इसमें देख सकते हैं कि जो एज का क्राइटेरिया है वो एज क्राइटेरिया क्या है, जो अन्य समूह अन्य पदों के लिए भी 18 से 40 वर्ष किसके लिए, खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए। लेकिन एसटी एससी ओबीसी तथा निःशक्त जन तथा महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट दे रही, टोटल 18 से 45 वर्ष रखी गई है। इसके बाद चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया देखें तो जो अनारक्षित श्रेणी के कैंडिडेट्स है, मतलब ये होगा कि जनरल के कैंडिडेट है, उनको मिनिमम 50% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी वो एग्जाम में क्वालिफाई माने जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के लिए 40% है, उनको 10% की छूट दे रही गई है। इसमें निःशक्त जन भी आ जाते हैं। तो अनारक्षित वर्ग के लिए 50% है तथा अन्य वर्ग के लिए 40% अंक है। यदि ये इतने अंक नहीं प्राप्त कर पाते तो वो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। इसीलिए विशेष ध्यान दीजिए कि आपको इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है। यूँ कहें कि 200 में से तो 200 के अगर 50% तो आपके 100 मार्क्स आपको लाना जरूरी है, तथा एसटी एससी ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस तथा अन्य निःशक्त जनों के लिए 80 मार्क्स लाना जरूरी है क्वालिफाई होने के लिए। लेकिन जो अंतिम चयन होगा वो मेरिट के आधार पे होगा। आगे देखिए पटवारी चयन के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र भरते समय अपनी पसंद के जिलों को वरीयता क्रम अंकित किया जाना है। अगर आप अपने जिलों की वरीयता क्रम अंकित नहीं की जाती तो बाद में इसमें कोई भी सुधार नहीं किया जाएगा, नहीं मान्य होगा। आगे देखिए पटवारी पदों की एक जय आरक्षण तालिका की कुल पद कितने दे रखे हैं पटवारी के, उनके बारे में हम देखो तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे पटवारी के कुल कितने पद हैं, तो वो 2,736 पद दे रखे हैं सीधी भर्ती के। जिसमें आप देखें तो ओपन कितने, मतलब अगर अनारक्षित श्रेणी के देखें तो अनारक्षित श्रेणी के टोटल कितने 487 पद है, जिसमें 220 पद महिलाओं के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल पद है 135 है, जिसमें से 51 पद महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। अनुसूचित जाति के लिए देखें तो 190 पद है और जिसमें से 75 पद अपने महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। एसटी के लिए देखें तो 302 पद है, जिसमें से 133 पद महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए देखें तो 316 पद है और 42 पद महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। कुल मिला के देखें तो 1,1429 पद जो है वो ओपन है और जिसमें से 621 पद महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसमें देखें तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी कैटेगरी वाइज दे रखा है, तो टोटल भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो टोटल पद है 173 है, जिसमें से 30 पद महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। संविदा कर्मियों के लिए देखें, संविदा कर्मियों के लिए 365 पद टोटल है, जिसमें से 118 पद महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। तो अगर इस प्रकार से हम कुल देखें तो जो जनरल के टोटल पद हैं वो कितने हैं 975, और ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो 223 है, और एससी के लिए देखें तो 333 है, एसटी के लिए देखें तो 586 है, तथा ओबीसी के लिए देखें तो 615 पद है। तो कुल मिला के जो होते हैं 2736 पद जो कि पटवारी के हैं।
आगे देखें हम न्यायिक क्षेत्र, यदि कोई भी डिस्प्यूट मामला होता है तो उस समय जो न्यायिक क्षेत्र होगा वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा और मतलब आपकी जो सुनवाई होगी वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही सुनवाई की जाएगी। इसके बाद देख लेते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट्स कि 3.1 में देखिए कि इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। आपको जो आवेदन करना है वो ऑनलाइन आवेदन करना है, तो तथा उसी पद के लिए आपको आवेदन करना है जिसके लिए आप पात्र हो, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा गया है अलग पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो उसी हिसाब से आप देखिएगा उसको। इसमें यह है कि शासन द्वारा पदों को बढ़ाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। अभ्यर्थियों को एक ही फॉर्म भरना है, एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरना है। यदि एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हो तो आपका आवेदन निरस्त माने जाएंगे। आगे देखिए, आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होना चाहिए। अतः विशेष ध्यान दे दें कि जब भी आप जैसे कि जिस तारीख से आवेदन पत्र प्रारंभ हो रहे हैं जनवरी से, तो जिस डेट से आवेदन पत्र प्रारंभ हो रहे हैं उस तारीख तक आपके पास आपकी शैक्षणिक अर्हताएं पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फाइनल ईयर में हो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा मार्च में, अप्रैल में, और फॉर्म आपके भरा जा रहा है जनवरी में, 19 जनवरी 2023 तक। तो जब तक आपका कंप्लीट नहीं लेकिन आप फाइनल ईयर में, तो वो पात्र नहीं होंगे इस चीज़ के लिए, विशेष ध्यान दीजिए। आगे देखें, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधित निर्देश। आपको क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको फोटो, हस्ताक्षर तथा कुछ लाइन्स आपको लिखनी है स्वयं से, वो स्पष्ट होनी चाहिए उसके बारे में। कुछ इसमें निर्देश दे रखे हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र के समय अभ्यर्थी का कलर फोटो होना चाहिए आपका, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप 01 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना है। इसमें प्रारूप 1 जो हम आगे देखेंगे दे रखा है, उसको प्रिंट आउट निकालिए या उस हिसाब से जो भी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा उसको डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकालें, उसमें फोटो चिपकाएं, सिग्नेचर करें तथा स्वयं की हस्तलिपि मतलब खुद ही उसको पेन से लिखिए, कुछ भी 2-3 लाइन जो जितनी भी लिखना है उसको लिख के फिर उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। आगे देखें हम, फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग का बैकग्राउंड जो सफ़ेद होना चाहिए। तो फोटो आपके कलर होना चाहिए, लेकिन जो आपका बैकग्राउंड होगा वो वाइट कलर का होना चाहिए। आपका जो फोटो होना चाहिए वो फोटो आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, विशेष ध्यान दीजिएगा। इतना तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। फोटोग्राफ पर खिंचवाने के दिनांक एवं आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि आपके फोटोग्राफ जब भी आप खिंचवाएं उसमें उस दिन की दिनांक होनी चाहिए तथा आपका नाम होना चाहिए तथा फोटो 3 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। आगे देखें कि क्या लिखा है कि मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो, हस्ताक्षर, हस्तलिपि होने पर आवेदन पत्र अमान्य किया जाएगा। इसलिए आप स्पष्ट लिखिए नाम, हस्ताक्षर, फोटो तथा जो लाइनें लिखिए आप। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ आवेदन पत्र भरने की समयावधि। तो आपको जो आवेदन पत्र भरने की समयावधि के संबंधित कुछ और विशेष जानकारी दे रखी है यहाँ पे भी। तो प्रारंभ कब हो रहा, 5 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो रहा है तथा अंतिम जो दिनांक है उसकी 19 जनवरी 2023 है। कुल 15 दिवस दे रखे हैं आपको आवेदन पत्र फिल करने के लिए ऑनलाइन। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन संशोधन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो प्रारंभिक तिथि जो 5 जनवरी 2023 ही है, लेकिन जो अंतिम तिथि है वो 24 जनवरी 2023 तक है। कुल 20 दिन दे रखे हैं आपको आवेदन में संशोधन करने के लिए। जो आपकी एग्ज़ाम होगी वो आपको पहले ही बता दिया गया था कि ऑनलाइन परीक्षा है और जिसके 2 पालियाँ हैं, प्रथम पाली है तथा द्वितीय पाली है। तो जो एग्ज़ाम होगी वो होगी 15 मार्च 2023 को होगी। एग्ज़ाम की कुल अवधि है वो 3 घंटे है और एग्ज़ाम जो प्रारंभ होगी प्रथम पाली में वो 9 बज से 12 बजे तक होगी। कुल 200 अंक है एग्ज़ाम के, एक ही पेपर है। और दूसरी जो पाली होगी वो 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में होगी और इसमें भी 200 अंक हैं। तो आपने देख लिया होगा 3 घंटे की एग्ज़ाम है, अधिकतम अंक 200 मार्क्स हैं और 15 मार्च 2023 को प्रारंभ हो रही है। आपको जो ऑनलाइन माध्यम से एग्ज़ाम होगी तो आपको ऑनलाइन माध्यम में आपको ओएमआर सीट रहेगी, उसमें आपको टिक करना है कंप्यूटर माउस के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक परीक्षा शुल्क आपको सबसे पहले ही पता है कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 है, एसटी, एससी, ओबीसी तथा निःशक्त जनों के लिए 250 है तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भी 250 रुपये है।
कियोस्क के माध्यम से यदि आप आवेदन भरते हैं तो आपको 60 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे और कियोस्क के माध्यम से न भरने पर आपको सिर्फ 20 रुपये का शुल्क लगेगा। जो सीधी भर्ती या बैकलॉग के पद है उनके लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना है। संशोधन किए जाने पर देय शुल्क, ठीक है? तो संशोधन करने पे आपको जो शुल्क लगेगा वो 20 रुपये लगेगा। तथा आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर पोर्टल का शुल्क वो 40 रुपये लगेगा, तो कुल मिला के आपको 60 रुपये जो लगेगा संशोधन शुल्क लगेगा। आपके परीक्षा के केंद्र यदि हम देखें तो परीक्षा के केंद्र आपको कौन-कौन से हैं? तो भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, नीमच है, रतलाम है, मंदसौर है, सागर है, सतना है, खंडवा है, सीधी है तथा रीवा है। तो कुल मिला के 13 परीक्षा केंद्र दिए गए हैं ऑनलाइन परीक्षा के लिए। इसके बाद हम देख लें कुछ प्रश्न पत्र का विवरण देख लेते हैं। प्रश्न पत्र तो जो हमें पहले ही बताया कि जो प्रश्न पत्र हमारा एक ही होगा जिसमें 2 पार्ट है अ और ब। पार्ट जो अ है वो 100 मार्क्स का होगा जिसमें अंतर्गत सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित के प्रश्न होंगे कुल 100 मार्क्स के। और पार्ट ब होगा उसमें सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि से संबंधित होगा जिसके अंतर्गत सामान्य कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन जैसे प्रश्न आएंगे कुल 100 मार्क्स के। तो ये कुल मिला के दोनों को जोड़ते तो 200 मार्क्स के होते हैं, एक ही प्रश्न पत्र होगा। पर हमने बताया था कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का एक प्रोफार्मा है। प्रोफार्मा ये इस प्रकार से प्रोफार्मा है, इसको आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना है और यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है तथा यहाँ को आपको स्वयं से लिखित कुछ लाइन्स लिखनी है। ये देखिए आप यहाँ पे लिखी है ये लाइनें, ये इन्हीं लाइनों को आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपके सिग्नेचर करना है, हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना है। आपको पता है कि फ़ोटो में क्या होना चाहिए? फ़ोटो में हमारा नाम होना चाहिए और कौन-सी डेट को हमने किया उसकी डेट होना चाहिए। लेकिन फ़ोटो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। हमने देखा था जो मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे बेगा, सहरिया एवं भारिया जनजाति के लिए उनको जो अकार्यपालिक पद है उनको डायरेक्ट इस प्रोफ़ार्मा को डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है, इसमें जानकारी फ़िल करना है और जिस पद के लिए भी आप पात्र हैं, उस पद से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट और जो भी डॉक्यूमेंटेशन साथ में माँगे गए हैं, उनको अटैच करके आपको सीधे संबंधित विभाग को सबमिट करना है, ना कि व्यापम के लिए सबमिट करना है। उनको डायरेक्ट पोस्टिंग दी जाएगी, उनके लिए एग्ज़ाम नहीं होगी। अकार्यपालिक पद की बात करें, लेकिन कार्यपालिक पद है तो वहाँ पे आपके एग्ज़ाम भी होंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।